Hello everyone, this is Dinesh. I welcome you all once again in our YouTube channel आज़ाद हाई स्कूल। आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो है क्लास 4th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट रियल इंग्लिश। आज 4th क्लास की इंग्लिश का हम चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम काइट्स है, काइट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इस लेसन में काइट्स के बारे में, पतंगों के बारे में बताया गया है कि पतंगे जो हैं वो एक तरह से टाइम पास करने के लिए, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए कितना एक अच्छा मनोरंजन का साधन है। इस लेसन में ये भी बताया गया है कि सबसे पहले पतंग उड़ाना जो था वो कहाँ से शुरू हुआ और सबसे पहले किन लोगों ने पतंग उड़ाना शुरू किया था। इस स्टोरी के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि पतंगों का जो यूज़ था, काइट्स का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ पे किया जाता था। एक तो यूज़ इसमें ये बताया गया है कि काइट्स का जो यूज़ था वो आर्मी करती थी दुश्मनों से लड़ने के लिए, और अपनी प्रैक्टिस जो फायरिंग की प्रैक्टिस होती थी उसको करने के लिए भी पतंगों का यूज़ किया जाता था। एक चीज़ और इसके अंदर पढ़ेंगे हम कि जो एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हुआ, दैट इज़ बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था कि लाइटनिंग जो होती है, जो थंडरिंग होती है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जा सकती है। तो ये सब यूज़ जो है वो काइट के हम इस स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को पढ़ना। ए काइट इज कैरिड अप बाय द विंड, टगिंग एट द स्ट्रिंग इट पुल्स अपवर्ड्स, डिपिंग एंड स्विंग। एक पतंग जो है वो ऊपर उड़ती है, किसकी हेल्प से? हवा की हेल्प से। हवा जब चलती है तो उस टाइम पे जब कोई पतंग उड़ाता है तो वो हवा के सहारे और आसमान में ऊंची उड़ती है। टगिंग एट द स्ट्रिंग इट पुल अपवर्ड्स, डिपिंग एंड स्विंग। टगिंग का मतलब होता है किसी चीज को जोर से खींचना। तो यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग क्या है कि जब हम पतंग की डोर को, स्ट्रिंग क्या होता है? उसकी डोर। तो जब हम पतंग की डोर को जोर से खींचते हैं तो उसकी वजह से पतंग जो है वो और आसमान में ऊपर उड़ती है, कभी लेफ्ट जाती है, कभी राइट जाती है। उसकी हेल्प से हम पतंग को ऊपर भी उड़ा सकते हैं और पतंग को नीचे भी ला सकते हैं। द स्ट्रिंग अनवाइंड्स, द काइट क्लाइम्स हायर एंड हायर इनटू द ब्लू। उस डोर की हेल्प से हम पतंग को स्काई में बहुत ऊंचा उड़ा सकते हैं। मीन्स हायर एंड हायर इनटू द ब्लू स्काई। इट्स कलरफुल शेप लुक्स ब्यूटीफुल अगेंस्ट द स्काई। उसका जो रंग बिरंगा आकार है वो आसमान में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। किसका आकार? पतंग का, काइट का। फ्लाइंग ए काइट इज अ फन वे टू स्पेंड ए ब्राइट लाइट। पतंग उड़ाना एक तरह से मनोरंजन करने से कम नहीं है। पीपल स्टार्टेड फ्लाइंग काइट्स ओवर 2000 ईयर्स अगो। लोगों ने पतंग उड़ाना 2000 पहले से ही शुरू कर दिया था। द चाइनीज वर द फर्स्ट टू फ्लाई काइट्स। चाइना के जो लोग थे वो सबसे पहले थे जिन्होंने पतंग उड़ाना शुरू किया था। सेवरल सेंचुरीज अगो चाइनीज travelers brought kites to India, and now flying kites is a favorite pastime for both children and adults. बहुत साल पहले की बात है जब चाइना से लोग इंडिया में आते थे तो वो अपने साथ पतंग लेते हुए आते थे, और पतंग उड़ाना आजकल के ज़माने में एक पास टाइम हो गया है। मीन्स एक तरह से मनोरंजन करने की तरह हो गया है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। प्रीवियसली काइट्स वर यूज्ड फॉर स्पाइंग इन वॉरफेयर। पहले क्या होता था? पतंगों का यूज किया जाता था जासूसी करने के लिए जंग में। जब भी कोई जंग होती थी, जब भी कोई लड़ाई लगती थी, तो उसमें जो आर्मी होती थी वो किसका यूज करती थी? पतंग का यूज करती थी जासूसी करने के लिए, ये जानने के लिए कि उनके जो दुश्मन है वो कहाँ पे बैठे हुए हैं या फिर कहाँ पे छुपे हुए हैं। एरोप्लेन्स वर नॉट कॉमन इन दोज डेज। उस समय में एरोप्लेन्स जो है थे वो नहीं होते थे, जहाज का यूज ज्यादा नहीं होता था। काइट्स विद कैमराज टाइड टू देम वर सेंट हाई इन द एयर टू टेक पिक्चर्स। तो उस समय क्या होता था? पतंगों के साथ कैमरा को टाई किया जाता था, कैमरे को बांध दिया जाता था और पतंग को ऊंचे आसमान में उड़ाया जाता था, और उस कैमरे की हेल्प से जो नीचे ग्राउंड की पिक्चर्स थी वो ली जाती थी। The aerial photographs would help soldiers find out where the enemy forces were hiding.
तो एरियल फोटोग्राफ्स कौन से होते हैं? जो आसमान से फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। तो उस पतंग में एक कैमरा बांध दिया जाता था और उस पतंग को ऊंचे आसमान में उड़ाया जाता था। तो जब पतंग जो थी वो ऊंचे आसमान में उड़ती थी तो उसके साथ जो कैमरा लगा होता था वो फोटोग्राफ्स खींचता था नीचे जमीन के। उससे आर्मी को यह पता चलता था कि उसके दुश्मन जो है वो कहां कहां पे छिपे हुए हैं। सम आर्मीज यूज्ड काइट्स एज टारगेट्स फॉर शूटिंग प्रैक्टिस। कुछ आर्मी वाले लोग थे जो जो कुछ जवान थे वो काइट का यूज करते थे, पतंग का यूज करते थे शूटिंग प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे इस पिक्चर में बताया गया है, एक जवान जो है वो ऊपर हवा में पतंग उड़ रही है, आसमान में पतंग उड़ रही है और उसके हाथ में गन है और वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। Scientists have used kites to carry instruments high into the clouds. साइंटिस्ट भी काइट्स का यूज करते थे अपने यंत्रों को ऊंचा क्लाउड्स तक लेके जाने के लिए, मींस बादलों तक लेके जाने के लिए। तो वो किस तरह से उसका यूज करते थे? These instruments would measure and record temperature and wind speed. जब पतंग को उड़ाते थे तो उनके साथ, उस पतंग के साथ वो अपना एक यंत्र, अपना एक इंस्ट्रूमेंट जो थे वो बांध देते थे। और जब पतंग बादलों के बीच में चले जाती थी तो वहां पे जाके वो बादलों में टेम्परेचर क्या रहता है, वहां का तापमान क्या रहता है उसको मेजर करते थे और वहां पे जो हवा की स्पीड होती है वो क्या रहते थे उसको मेजर करते थे। तो ये साइंटिस्ट भी काइट्स का यूज करते थे टू मेजर द टेम्परेचर एंड द स्पीड ऑफ द विंड। समटाइम्स द काइट्स couldn't fly high enough. कुछ समय ऐसा भी होता था कि पतंगें जो थी वो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ती थी क्योंकि हवा नहीं चल रही होती थी। When this happened, many kites were tied together in trains. जब ऐसा होता था तो बहुत सारी पतंगों को एक साथ बांधा जाता था एक ट्रेन की फॉर्म में। जैसे ट्रेन में एक डिब्बे के पीछे दूसरा डिब्बा जोड़ा जाता है, उसी तरह से काइट्स को एक दूसरे के पीछे बांध दिया जाता था। The first kite was sent as high as it could sail. Its string was then attached to the second kite. और जब पहली पतंग दूर उड़ जाती थी, दूर आसमान में उड़ती थी तो उसकी स्ट्रिंग के साथ, उसके धागे के साथ फिर दूसरी पतंग बांधी जाती थी और उसके पीछे दूसरी पतंग को उड़ाया जाता था। इस तरह से एक के पीछे एक पतंग जो थी वो बांधी जाती थी। उससे क्या होता था कि जो पहली वाली पतंग थी वो और ज्यादा आसमान में ऊंची उड़ती थी। A third or even fourth kite could be added to the train. तीसरी या चौथी पतंग जो थी वो उस ट्रेन के अंदर ऐड कर सकते थे हम पतंग को उड़ाने के लिए। जो पहली वाली पतंग थी उसको ऊंचा आसमान में उड़ाने के लिए 3 या 4 पतंगें जो थी वो हम ट्रेन में ऐड कर सकते थे। द अमेरिकन इन्वेंटर बेंजामिन फ्रैंकलिन वंस कंडक्टेड ए फेमस एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए काइट। तो मैंने जैसे स्टोरी के स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक अमेरिका के फेमस इन्वेंटर थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने एक बार एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया काइट को लेके। फ्रैंकलिन वांटेड टू शो दैट लाइटनिंग वाज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्रैंकलिन ये बताना चाहते थे कि लाइटनिंग जो है वो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म है, बिजली की एक फॉर्म है। He thought that he could prove it if he sent a kite to catch the current from lightning flashes. उसने ये सोचा कि वो इस चीज को प्रूव कर सकता है अगर वो एक पतंग को हवा में दूर तक उड़ाए, आसमान में दूर तक उड़ाए जहां पे लाइटनिंग होती है। फ्रैंकलिन्स काइट वाज मेड ऑफ लाइट स्टिक्स एंड सिल्क फैब्रिक। तो फ्रैंकलिन ने जो अपनी पतंग बनाई उसमें उसने किस किस का यूज किया? लाइट स्टिक्स मींस पतली डंडियों का यूज किया और सिल्क फैब्रिक, सिल्क क्या होता है? रेशमी कपड़े का उसने उसमें यूज किया। एन आयरन वायर वाज अटैच्ड टू इट्स फ्रेम। जिससे उसने अपनी पतंग बनाई थी, जिस फ्रेम की उसने अपने पतंग बनाई थी उसके साथ उसने एक छोटी सी लोहे की तार जोड़ दी। एट द एंड ऑफ द लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ द काइट ही टाइड ए ब्रास की। और पतंग की डोर यहां पे खत्म होती थी वहां पे उसने एक तांबे की चाबी जो थी वो लटका दी, जैसे आप यहां पे पिक्चर में देख रहे हैं। Then at the end of the string he tied a silk ribbon which he would hold while the kite flew. और फिर जब यहाँ पे धागा उसका खत्म होता था उसके बाद उसने एक सिल्क का रिबन बांध दिया। सिल्क मीन्स रेशमी रिबन बांध दिया which he would hold while the kite flew. जब उसको उसने कब पकड़ना था? जब पतंग जो थी वो उड़ती। तो जब उसकी पतंग जो थी वो हवा में आसमान में ऊंची उड़ती तो लास्ट में उसने अपने हाथ में एक सिल्क का रिबन रखा।
ही न्यू सिल्क वुड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल। वो ये जानता था कि सिल्क जो है, रेशमी जो कपड़ा है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। एंड होप्ड इट वुड कीप हिम सेफ, और उसने ये उम्मीद की कि ये उसको सेफ रखेगा, उसको बचाएगा बिजली से। ऑन ए स्टॉर्मी आफ्टरनून फ्रैंकलिन सेट आउट टू ट्राई हिज काइट। एक स्टॉर्मी आफ्टरनून मीन्स एक दोपहर थी जिस दिन बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा था और बिजली कड़क रही थी। तो उस दिन फ्रैंकलिन ने यह सोचा कि उस दिन वो अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो करेगा। तो उसने काइट उड़ाना, उसने पतंग उड़ाना शुरू किया। ए ब्रिस्क ब्रीज वाज ब्लोइंग, एक हल्की हल्की जो हवा थी वो उस दिन चल रही थी। फ्रैंकलिन्स काइट रोज क्विकली इनटू द डार्क क्लाउड्स, तो हवा जो उस दिन चल रही थी हल्की हल्की, तो उस हवा की हेल्प से, उस हवा की मदद से उस दिन फ्रैंकलिन की जो पतंग थी वो बहुत जल्दी आसमान में उड़ने लगी, इनटू द डार्क क्लाउड्स। ठीक है, काले बादलों के बीच में उसकी जो पतंग थी वो उड़ने लगी। रेन ड्रॉप्स वर पेल्टिंग डाउन, हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी गिरने लगी। ही नीडेड टू कीप द सिल्क रिबन ड्राई बिकॉज वंस वेट इट वुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उसको अपना सिल्क रिबन जो था उसको गीला होने से बचाना था, क्योंकि अगर वो सिल्क रिबन जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था अगर वो गीला हो जाता तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता। क्यों? क्योंकि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजिली पास आउट हो जाती है, तो इसलिए उसको उसको उस रिबन को गीला होने से बचाना था। फ्रैंकलिन रीच्ड आउट एंड टैप्ड द की विद हिज फिंगर। तो फ्रैंकलिन की जो पतंग थी वो जब घने बादलों के बीच में पहुंच गई, काले बादलों के बीच में पहुंच गई, यहाँ पे थंडरिंग हो रही थी, तो उस टाइम पे उसने क्या किया, ही टैप्ड द की विद हिज फिंगर। जो ब्रास की उसने थ्रेड के एंड में बांधी हुई थी उसको उसने अपने फिंगर के साथ टैप किया, टच किया। स्पार्क्स फ्लू, तो वहां से एक चिंगारी जो है वो पैदा होती है, चिंगारी उत्पन्न होती है। इट वॉज इलेक्ट्रिसिटी, और वो क्या थी, वो बिजली थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन वॉज वेरी लकी ऑन दैट डे, नॉट बिकॉज ही प्रूव्ड हिज थ्योरी बट बिकॉज ही डिड नॉट गेट किल्ड। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो इन्वेंटर थे वो उस दिन बहुत ही ज्यादा लकी थे, इसकी वजह से नहीं कि उन्होंने उस दिन उस थ्योरी को प्रूव किया कि लाइटनिंग की क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म है, बल्कि इस वजह से कि उस दिन वो मरने से बच गए। Those who fly kites must remember this, no kites on a stormy day। जो पतंग उड़ाते हैं, जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं और जो नौजवान जो है वो पतंग उड़ाते हैं, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि पतंग जो है वो स्टॉर्मी डे में नहीं उड़ानी चाहिए। जिस दिन थंडरिंग हो रही हो, लाइटनिंग हो रही हो, उस दिन पतंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं उड़ानी चाहिए। मेटल शुड नेवर बी यूज टू मेक ए काइट, मेटल का यूज कभी नहीं करना चाहिए, धातु का यूज जो है वो कभी नहीं करना चाहिए काइट को बनाने के लिए, पतंग को बनाने के लिए। आल्सो काइट्स शुड नेवर बी फ्लोन अराउंड पावर लाइन्स, और ना ही काइट्स को उड़ाना चाहिए पावर लाइन्स के आसपास से, जहां पे बिजली के खंभे होते हैं उसके आसपास कभी भी काइट्स को, पतंग को नहीं उड़ाना चाहिए। इट इज डेंजरस टू फ्लाई काइट्स फ्रॉम ए रूफ टेरेस दैट डज नॉट हैव ए पैरापेट। ये बहुत ही खतरनाक होता है अगर कोई भी पतंग उड़ाता है छत के ऊपर और उस छत में बाउंड्री नहीं होती है। पैरापेट क्या होता है, एक तरह की बाउंड्री, कि जिस छत की बाउंड्री ना हो वहां पे एक पतंग को कभी नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों नहीं उड़ाना चाहिए? पीपल ऑफन फॉल फैटली ऑफ द एज ऑफ द रूफ व्हेन दे कीप टगिंग एट द स्ट्रिंग एंड वॉक बैकवर्ड्स विद आईज फिक्स्ड ऑन द काइट इन द स्काई। क्यों नहीं उड़ाना चाहिए खुले छत पे जिसकी बाउंड्री नहीं होती? वो इसलिए क्योंकि जब भी कोई बच्चा या जब भी कोई नौजवान जो है वो खुले छत के ऊपर पतंग उड़ाता है तो उसकी नजरें जो है वो पतंग के ऊपर जमी होती हैं, और जब वो उस धागे को खींचता है, पतंग को और आसमान में ऊंचा उड़ाने के लिए खींचता है, तो वो अपने पाँव जो है वो पीछे की ओर बढ़ाते जाता है। तो जब वो अपने पाँव पीछे की ओर बढ़ाएगा तो छत की जो दीवार होती है, जो छत का लास्ट कोना होता है, उससे गिरने के चांसेस नीचे ज्यादा होते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि उस छत के ऊपर कभी भी पतंग को नहीं उड़ाना चाहिए जिस छत की चार दीवारी या दीवार ना हो। टुडे काइट्स आर यूज्ड मोस्टली फॉर फन। आज के ज़माने में पतंग का जो यूज़ किया जाता है वो बेसिकली मनोरंजन के तौर पे किया जाता है। फैमिलीज गो टू ओपन स्पेसेस लाइक पार्क्स और बीचेस टू फ्लाई काइट्स। फैमिलीज जो परिवार होते हैं अक्सर वो ओपन स्पेस में जाते हैं, जैसे पार्क हो गए,
बगीचे हो गए या फिर बीचेस के ऊपर या फिर समुंदर के किनारे, वहाँ पे वो पतंग उड़ाने के लिए अक्सर परिवार जो है वो फैमिलीज जो हैं वो जाती हैं पतंग उड़ाने के लिए। समटाइम्स देयर आर काइट फ्लाइंग कॉन्टेस्ट, कुछ कई बार ऐसा भी होता है कि काइट फ्लाइंग कॉन्टेस्ट भी रखे जाते हैं, प्रतियोगिताएं भी रखी जाती हैं पतंग उड़ाने के तौर पे। एक्सपीरियंस्ड फ्लायर्स कैन लॉन्च देयर काइट्स अप इन द स्काई इन अ फ्यू मोमेंट्स। जो एक्सपीरियंस्ड फ्लायर्स होते हैं, जिन्हें पतंग उड़ाने की ज़्यादा कला मालूम है कि किस तरह से पतंग को उड़ाना है, वो बहुत जल्दी अपनी पतंग को आसमान में ऊंचा उड़ा लेते हैं। नोविसेस नीड अदर्स टू हेल्प देम एंड सम पेशेंस। नोविसेस क्या होता है? जिन्हें पतंग उड़ाने की जांच नहीं होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो पतंग उड़ाने में एकदम नए होते हैं, उन्हें या तो दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है या फिर उन्हें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है पतंग उड़ाने के लिए। India has an old tradition of kite flying. Indian rulers at once loved this import from China. इंडिया का एक बहुत पुराना यह ट्रेडिशन रहा है काइट फ्लाइंग उड़ाने में, पतंग उड़ाने में इंडिया जो है वो बहुत पुराना इसका एक ट्रेडिशन रहा है। इंडिया के जो रूलर्स होते थे वो चाइना से इंपोर्ट करते थे पतंगों को, मीन्स चाइना से मंगवाते थे पतंग को, क्योंकि चाइना जो था वो सबसे पहला देश था जिसने पतंग उड़ाना शुरू किया था। Kites also become popular among the people because it was easy to make them and one needed no special skill to fly them. पतंग जो थी वो लोगों के बीच में पॉपुलर इसलिए भी हुई क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और पतंग को बनाने के लिए कोई स्पेशल स्किल्स सीखनी नहीं पड़ती थी। द किंग ऑफ जयपुर ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, 16वीं सेंचुरी में जो राजा था जयपुर का, सवाई राम सिंह, जिनका नाम था क्या था? सवाई राम सिंह, grew so fond of kites that he established a kite factory to specially make kites for him. उन्हें पतंग उड़ाने का इतना ज़्यादा शौक था। कौन से राजा? जयपुर के राजा हुए सवाई राम सिंह। तो उन्हें पतंग उड़ाने का इतना ज़्यादा शौक था कि उन्होंने एक फैक्ट्री जो थी वो लगा ली पतंग बनाने के लिए, जहाँ पे वो पतंग बनती थी स्पेशली उन्हीं के लिए। इंडियन काइट्स आर जनरली डायमंड शेप्ड। इंडियन की जो काइट्स होती हैं, जो भारत में पतंगे बनती हैं, वो जनरली डायमंड शेप्ड की रहती हैं। मेड विद पेपर एंड बैम्बू, जो किसकी बनती हैं? पेपर की बनती हैं और बैम्बू। बैम्बू क्या होता है? बांस की। ठीक है, तो बांस की लकड़ी और पेपर से इंडिया के अंदर जो पतंगे बनती हैं वो बांस और पेपर की बनती हैं। बांस की लकड़ी की और पेपर की बनती है। बांस की लकड़ी जैसे हम कहते हैं झाड़ू, जो बांस वाला झाड़ू होता है, उसकी भी पतंगे जो है वो बनाई जाती है। बांस के झाड़ू या बांस की लकड़ी इसलिए यूज की जाती है क्योंकि उसका जो स्टिक होती है उसकी वो स्ट्रांग होती है। द वेरियस कलर्स, डिजाइन्स एंड पिक्चर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस मेक देम लुक डिफरेंट। बहुत तरह के अलग अलग कलर्स की पतंगे जो है वो बनाई जाती हैं। कई पतंगों के ऊपर भगवान की पिक्चर लगाई जाती है ताकि वो थोड़ी अलग दिखें, थोड़ी डिफरेंट दिखें, थोड़ी कलरफुल दिखें। मकर संक्रांति विच फॉल्स ऑन 14th जनवरी इज द ग्रेट इंडियन काइट फेस्टिवल। मकर संक्रांति एक त्योहार है जो इंडिया के अंदर मनाया जाता है। कौन सी डेट को? 14th जनवरी को। इस दिन इंडिया के अंदर काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। पतंग उड़ाने का त्योहार जो है वो 14th जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन मकर संक्रांति होती है। On Sankranti Day in cities like Jaipur and Ahmedabad, the sky looks dazzling with the spectacular sight of a million kites flying simultaneously. मकर संक्रांति के दिन जयपुर और अहमदाबाद जैसे शहरों में आसमान जो है वो बड़ा कलरफुल दिखता है, क्योंकि उस दिन मिलियंस ऑफ काइट्स जो हैं वो हमें आसमान में उड़ती हुई नजर आती हैं। चाइना एंड जापान हैव देयर ओन इक्वली अमेजिंग काइट फेस्टिवल। चाइना और जापान में भी जितनी धूमधाम के साथ इंडिया में ये त्यौहार मनाया जाता है, उतनी ही धूमधाम के साथ चाइना और जापान में भी काइट फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। काइट्स कैन बी लार्ज एंड इलेबोरेट आर स्मॉल एंड सिंपल। काइट्स जो है पतंगे जो है वो बड़ी भी हो सकती हैं और छोटी भी हो सकती हैं। सम काइट्स आर वेरी चीप। कुछ पतंगे जो है वो बहुत सस्ती होती हैं। यू कैन मेक ए काइट ऑफ योर ओन यूजिंग जस्ट स्टिक्स, पेपर, टेप एंड ए रील ऑफ स्ट्रिंग। आप अपनी पतंग जो है वो खुद भी बना सकते हैं। किसका यूज करके? पेपर का यूज करके, स्टिक्स का यूज करके, बैम्बू स्टिक्स आप यूज कर सकते हैं, टेप का यूज करके और स्ट्रिंग का यूज करके और धागे का यूज करके आप अपनी पतंग जो है वो घर पे भी बड़ी इजीली से बना सकते हैं। The next time you are looking for something fun to do, go fly a kite. अगर अगली बार आपको कुछ मनोरंजन करने का जी करे, आपका कुछ खेलने का जी करे, तो आप एक
पतंग बना के या पतंग खरीद के जो है वो ज़रूर उड़ाएं। तो ये थी हमारी स्टोरी अबाउट द काइट्स के बारे में। आगे चलिए बढ़ते हैं इसके कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस। A1 है द टेबल बिलो शोज बोथ करेक्ट एंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट काइट्स। नीचे टेबल दिया गया है, इसमें काइट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी है और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी है। द यस बबल वाई वेयर द इंफॉर्मेशन इन करेक्ट, हमने उस सर्कल को, जैसे नीचे दिया गया आपको वाई और एन दिया गया है सर्कल के अंदर, ग्रीन सर्कल के अंदर, तो हमने अगर वो इंफॉर्मेशन सही है तो वाई को हमने डार्क करना है विद द पेंसिल, और अगर इंफॉर्मेशन वो गलत है तो एन को हमने डार्क करना है विद द हेल्प ऑफ ए पेंसिल। तो चलिए देखते हैं। मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग, जैसे फर्स्ट कॉलम में आपको नजर आ रहा है मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग। कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है काइट को बनाने के लिए? तो पहला क्या दिया है, ग्लास। तो ग्लास का यूज किया जाता है क्या पतंग को बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं, गलत है। तो एन को हम डार्क करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। इस जहां पे एन सर्कल दिया गया है उसको आपने डार्क करना है, उसको आपने शेड करना है पेंसिल के साथ। उसके बाद देखिए स्टिक्स, स्टिक्स का यूज किया जाता है काइट्स को बनाने के लिए? बिल्कुल किया जाता है। तो वाई को आपने सर्कल करना है, वाई को आपने डार्क करना है। फैब्रिक का यूज किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। तो वाई को आपने यहाँ पे भी डार्क करना है। पेपर का यूज किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। तो यहाँ पे भी आपने वाई को डार्क करना है। रबर का यूज किया जाता है? बिल्कुल रबर का यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पे एन को हम डार्क करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। बैम्बू का यूज किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। तो यहाँ पे वाई को हम डार्क करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। स्टील का यूज नहीं किया जाता है, एन को करेंगे डार्क। डायमंड का यूज नहीं किया जाता, यहाँ पे भी एन को करेंगे डार्क। इसके बाद चलते हैं मूवमेंट्स। काइट की जो मूवमेंट है वो किस तरह से होती है? पुल करने से, अगर हम खींचते हैं तो काइट जो है वो मूव करती है? बिल्कुल करती है। तो वाई को करेंगे। फ्लैप करती है? बिल्कुल करती है, वाई को करेंगे। यहाँ पे भी यस है। मैं यस और नो बोलता जाऊंगा, आपने उसके अंदर उसको डार्क करते जाना है, ठीक है। शूट नो आएगा, स्वे यस आएगा, डिप यस आएगा, रन नो आएगा, जंप नो आएगा, स्लाइड नो आएगा। इसके बाद प्लेसेस टू फ्लाई, काइट्स को हमें कहाँ कहाँ पे उड़ाना चाहिए? रूफ टॉप यस आएगा, पार्क्स में यस आएगा, हॉस्पिटल्स में नो, हॉल्स में नो, बीचेस में यस, टेम्पल्स में नो, फैक्ट्रीज में नो, हाईवेज में नो। उसके बाद यूजेस, काइट्स के यूजेस क्या हैं? टू कलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एयर नो, फॉर फन यस, एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नो, फॉर स्पाइंग यस, टू मेजर द हाइट ऑफ बिल्डिंग्स नो, टू कैरी इंस्ट्रूमेंट्स इनटू क्लाउड्स यस, फॉर फिल्म शूटिंग प्रैक्टिस नो, फॉर एरियल फोटोग्राफी यस। ठीक है, तो ये था A1 पार्ट। आगे करते हैं A2। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज टू पार्ट्स बट द पार्ट्स आर रॉन्गली पेयर्ड, पेयर द पार्ट्स करेक्टली एंड रीराइट द सेंटेंसेस। नीचे ये आपको 1 से लेके 5 तक कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। इसमें क्या बताया है? 2 पार्ट हैं। पार्ट्स जो हैं वो रॉन्गली पेयर किए गए हैं, मीन्स इनकी जो पेयरिंग है वो गलत तरीके से की गई है। तो हमने इन पेयर्स को करेक्ट करके लिखना है और उनको सही करके लिखना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है, काइट्स विद कैमराज टाइड टू देम वर यूज्ड बिकॉज दे वर इजी टू मेक एंड फ्लाई। इसका आंसर क्या आएगा? काइट्स विद कैमराज टाइड टू देम वर यूज्ड टू टेक पिक्चर्स ऑफ एनिमीज। ठीक है, इसमें क्या आएगा? टू टेक वर यूज्ड के आगे आपने क्या लिखना है? टू टेक पिक्चर्स ऑफ एनिमीज। सेकेंड है, scientists tied kites together in trains to catch the current from lightning flashes। ये रॉन्ग पेयर है, इसका सही आंसर क्या आएगा? Scientists tied kites together in trains when the first kite could not fly high enough। थर्ड है, Benjamin Franklin sent a kite up into the sky because aeroplanes can't do that work better। ये रॉन्ग पेयर है, इसका सही क्या आएगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन सेंट ए काइट अप इनटू द स्काई टू कैच द करंट फ्रॉम लाइटनिंग फ्लैशेस। ठीक है। फोर्थ है, काइट्स बिकेम पॉपुलर टू टेक पिक्चर्स ऑफ एनिमीज। इसका सही पेयर क्या आएगा? काइट्स बिकेम पॉपुलर बिकॉज दे वर इजी टू मेक एंड फ्लाई। फिफ्थ है, टुडे काइट्स आर नॉट यूज्ड फॉर स्पाइंग when the first kite could not fly high enough। इसका आंसर क्या आएगा? सही पेयर क्या बनेगा?
टूडे काइट्स आर नॉट यूज्ड फॉर स्पाइंग बिकॉज एरोप्लेन्स कैन डू दैट वर्क बेटर। तो ये थे फर्स्ट 5 पार्ट्स हमारे। इसमें पेयरिंग जो थी वो अलग अलग की गई थी, जो रॉन्ग तरीके से पेयरिंग की गई थी, तो हमने इसका सही पेयरिंग की है। आगे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं, वहां पे आपको ये आंसर जो है वो मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम वोकैबुलरी पार्ट। द वर्ड्स इन द ग्रिड बिलो हैव समथिंग टू डू विद फ्लाइंग। पुट द वर्ड्स इनटू द करेक्ट कॉलम इन द टेबल बिलो द ग्रिड। नीचे मैन मेड थिंग्स 3 कॉलम दिए गए हैं। मैन मेड थिंग्स, थिंग्स इन नेचर, फ्रॉम माइथोलॉजी स्टोरीज। अब मैन मेड थिंग्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी वो हमने ऊपर दिए गए कॉलम में से ढूंढना है उन वर्ड्स को। फिर थिंग्स इन नेचर में कौन कौन सी थिंग्स आएंगी वो हमने कॉलम ऊपर दिए गए कॉलम में से ढूंढना, और थर्ड कॉलम में भी हमने ऊपर जो कॉलम के अंदर वर्ड्स दिए गए हैं वहां से ढूंढ के इनके अंदर लिखना है। तो मैन मेड थिंग्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी वो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपने कौन कौन सी करनी है। मैन मेड थिंग्स में आएगा फर्स्ट पैराशूट, हैंग ग्लाइडर, काइट, एरोप्लेन, रॉकेट, हॉट एयर बैलून, हेलीकॉप्टर, बूमरैंग एंड ब्रूम स्टिक। ये आएंगी मैन मेड थिंग्स। फिर सेकंड कॉलम है नेचर, थिंग्स इन नेचर। इसमें क्या क्या आएगा? बटरफ्लाई, मॉस्किटो, क्लाउड्स एंड बर्ड्स। ठीक है। और थर्ड है फ्रॉम माइथोलॉजी और स्टोरीज में। इसमें कौन कौन से आएंगे वर्ड्स? गरुड़ा, सुपरमैन, हनुमान, फ्लाइंग सॉजर, एंजल्स, पुष्पक विमान, फ्लाइंग कारपेट। ये आएंगे इसके अंदर। आगे चलते हैं B2 पार्ट। द फॉलोइंग सेंटेंसेस डू नॉट मेक सेंस, करेक्ट देम बाय रिप्लेसिंग द वर्ड्स इन रेड विद देयर ऑपोजिट्स फ्रॉम द लेसन। नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ये रॉन्ग हैं। हमने जो रेड कलर में वर्ड्स दिए गए हैं उनको रिप्लेस करना है इनके ऑपोजिट्स के साथ जो लेसन के अंदर दिए गए हैं। तो फर्स्ट जैसे क्या आएगा B2 का, वाइंड द कॉर्ड एंड प्लग इट इनटू द सॉकेट बिफोर पुशिंग द रेड बटन। इसमें क्या आएगा? अनवाइंड, UNWIND। वाइंड की जगह पे क्या आएगा? अनवाइंड द कॉर्ड। ठीक है, ये आएगा फर्स्ट। सेकंड, टूथएक इज वेरी अनकॉमन अमंग चिल्ड्रन ऑफ 9 ईयर्स। इसमें क्या आएगा? टूथएक इज वेरी कॉमन अमंग चिल्ड्रन ऑफ 9 ईयर्स। अनकॉमन की जगह पे कॉमन आएगा। थर्ड है द फिशरमैन टाइड द रोप एंड बिगेन रोइंग द स्किफ। इसमें टाइड की जगह पे क्या आएगा? अनटाइड, UNTIED, अनटाइड द रोप। फोर्थ है टीवी सिग्नल्स आर सेंट विद अ डिश एंटीना। यहाँ पे सेंट रेड कलर में है, इसका ऑपोजिट हमने लेसन से क्या आएगा? रिसीव्ड। ठीक है, टीवी सिग्नल्स आर रिसीव्ड विद अ डिश एंटीना। फिफ्थ है एन ईगल कैनॉट फ्लाई एज लो एज एन एरोप्लेन। इसमें क्या आएगा? एन ईगल कैनॉट फ्लाई एज हाई एज एन एरोप्लेन। लो का ऑपोजिट क्या होता है? हाई। सिक्स्थ है कैन द स्पीकर्स बी डिटैच्ड फ्रॉम द म्यूजिक प्लेयर। इसमें क्या आएगा? कैन द स्पीकर्स बी अटैच्ड टू द म्यूजिक प्लेयर। ठीक है, अटैच्ड टू, इसमें आएगा अटैच्ड टू। सेवंथ है रम्या's friends wished her an unsafe journey। इसमें an unsafe की जगह पे क्या आएगा? A safe journey। तो सेंटेंस क्या बनेगा? रम्या's friends wished her a safe journey। ये आंसर रहेगा इसका। एट्थ है ए कॉटन शर्ट इज कॉस्टली बट अ सिल्क शर्ट इज नॉट। इसका आंसर आएगा ए कॉटन शर्ट इज चीप बट अ सिल्क शर्ट इज नॉट। नाइन्थ है द स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर आस्क्ड मी टू कम द प्रीवियस डे। इसका आंसर आएगा द स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर आस्क्ड मी टू कम द नेक्स्ट डे। ठीक है, आगे है ग्रामर पार्ट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। When Franklin flew a kite, he caught an electric shock. Do not fly kites when there is a storm. Kites were used for flying, spying before aeroplanes become common. Did Franklin fly kites after he got an electric shock? Mr. Mehra had a dangerous fall while he was flying a kite from his roof terrace. In these statements, the parts in red tell us about the time when something happened or happens.
ऊपर जो दिए गए सेंटेंसेस हैं, इसमें जो रेड कलर के अंदर सेंटेंसेस लिखे गए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि कौन सी चीज कौन से समय पे हुई थी। We frequently use this type of clauses meaningful group of words which include a verb in daily conversation. We use the beginning words of a time clause according to their meaning. Beginning word जैसे when, at that time, before का use किया जाता है, उसका meaning क्या होता है, earlier that, then time or event. After का use क्या होता है, later than that time, किसी time के बाद में. While का use किया का meaning क्या होता है, during that time. अब यहाँ पे हमने when, while, before और after का यूज करना है नीचे दिए गए फिलिप्स के अंदर। तो देखिए, नताशा वेंट आउट टू प्ले डैश द रेन स्टॉप्ड, क्या आएगा, आफ्टर द रेन स्टॉप। नताशा जो है वो खेलने के लिए गई, कब, जब बारिश रुक गई थी। कब गई थी, जब बारिश रुक गई थी, तो उसके बाद गई वो। तो क्या आएगा, उसके बाद मीन्स आफ्टर, बाद में क्या होता है, आफ्टर। तो फर्स्ट में आएगा आफ्टर। सेकेंड है डैश मदर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क। तो इसमें क्या आएगा, वाइल मदर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, जब माता जो थी वो पौधों को पानी दे रही थी तो उस समय बिल्ली जो थी वो सारे का सारा दूध पी गई। तो कब की बात है ये, जब माता जो थी वो पौधों को पानी दे रही थी। तो वाइल मदर आएगा इसमें, ठीक है। थर्ड है डैश अलादीन रब्ड द लैम्प ए जीनी केम आउट ऑफ इट। तो इसका आंसर क्या आएगा, व्हेन अलादीन, जब अलादीन ने लैंप को रब किया तो उसमें से एक जीनी जो है वो बाहर निकला। तो क्या आएगा इसमें थर्ड में, व्हेन। फोर्थ है द थीफ वांटेड टू एस्केप डैश द पुलिस अराइव्ड। चोर जो था वो भागना चाहता था लेकिन पुलिस वहां पे पहुंच गई, बिफोर। तो इसमें क्या आएगा, बिफोर द पुलिस अराइव्ड। सॉरी, इसका मीनिंग है थीफ जो है वो बच के निकल गया पुलिस के पहुंचने से पहले। तो पहले का मीनिंग क्या होता है, बिफोर। आफ्टर का क्या था, बाद में। तो इसमें आएगा, फोर्थ में आएगा बिफोर। फिफ्थ है द डॉग बॉक्स डैश इट सीज अ स्ट्रेंजर। द डॉग बॉक्स व्हेन ही सीज ए स्ट्रेंजर। कुत्ता जो है वो भौंकने लगा जब उसने किसी स्ट्रेंजर को देखा, ठीक है। तो कब भौंकना शुरू किया कुत्ते ने, जब उसने स्ट्रेंजर को देखा। तो क्या आएगा इसमें, व्हेन। आगे C2 पार्ट है, फॉर्म करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल बिलो। यहाँ पे 3 कॉलम दिए गए हैं, इसमें से आपने सही वर्ड्स के साथ सही सेंटेंसेस को जोड़ना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है सम पीपल कैन रीड। अब इसमें सेकंड कॉलम में से कौन सा वर्ड आएगा, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, और थर्ड में से कौन सा इसके साथ मैच करेगा। मीन्स सेकंड और थर्ड में से फर्स्ट के साथ आपने मैच करना है। तो क्या आएगा, फर्स्ट क्या बनेगा, सम पीपल कैन रीड व्हेन द म्यूजिक इज प्लेइंग, ये फर्स्ट बन गया। सेकंड, देयर वाज एन एलिफेंट पेजेंट बिफोर द फायरवर्क्स स्टार्टेड। थर्ड है लुक बिफोर यू लीप। फोर्थ बनेगा वी स्टूड अप व्हेन द प्रेयर बिगन। फिफ्थ है द रैबिट वोक अप आफ्टर द टॉर्टोइस रीच्ड द फिनिशिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा पार्ट था, C2 पार्ट। आगे हम करते हैं D2 पार्ट, देखते हैं इसमें D2 पार्ट में क्या दिया है। तो D2 में जो दिया है वो टॉक टू 5 ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फिल द फॉलोइंग टेबल, यूज ए टिक टू कैन मेक मार्क कैन एंड क्रॉस टू मार्क कैन नॉट। यहाँ पे आपने 5 अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं। जैसे फिलिप्स कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 फिलिप्स दिए हैं। यहाँ पे आपने 5 फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, 5 फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं। और वो फ्रेंड्स क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, क्लाइंब ए ट्री। जब आप पहले फ्रेंड का नाम लिखेंगे तो वो फिर दूसरे कॉलम में देखना है कि वो जो फ्रेंड है आपका वो ट्री क्लाइंब कर सकता है, मीन्स पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है। अगर चढ़ सकता है तो टिक करना है, नहीं चढ़ सकता है तो इस गोल सर्कल के अंदर आपने क्रॉस करना है। उसी तरह सेकंड में है रिपेयर अ साइकिल, क्या वो साइकिल को रिपेयर कर सकता है, साइकिल को ठीक कर सकता है, तो कर सकता है तो टिक करना है, नहीं करेगा तो क्रॉस करना है। उसी तरह बाकी फ्रेंड्स के लिए भी आपने ये सब करना है। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन जो था दैट इज काइट्स के बारे में वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।